हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, 22 सितंबर का सारे शिफ्ट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के सारे शिफ्ट खत्म हो चुके हैं। इन तीनों शिफ्ट में से मुझे जितने भी क्वेश्चन मिल पाए हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों के तीनों शिफ्ट में से मुझे जितने भी सवाल मिल पाए हैं सब यहाँ पे एक साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, और एक बात, आज के जो तीनों शिफ्ट के जीके का क्वेश्चन, जीके करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चन जितने भी आए थे उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ इस वीडियो में मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, उसके साथ साथ मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 100 रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन का पीडीएफ भी डाल दिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं रोज आपको टॉप 100 जीके का क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, वादा किया था आपको मैंने। तो इसलिए दोस्तों जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका एग्जाम खत्म नहीं हुआ है तो आपको इस चैनल से काफ़ी फायदा मिलेगा। और दोस्तों साथ साथ जो बेल का आइकन को भी दबा करके रखिए ताकि आपको इस चैनल का सारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज के थर्ड शिफ्ट में आया था। 300 किलो के चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितनी और चीनी मिलाई जाए ताकि वो घोल में 50% बन जाए। यानी देखिए 300 केजी वाला घोल में चीनी 40% है। 40% मतलब क्या? 120 किलो। 120 किलो वहां पे चीनी है। 300 का 40% होता है 120, इसलिए 120 किलो चीनी है। ये जो 120 किलो है वो 300 केजी में से 120 किलो है जो कि 40% है। अब मान लीजिए हमने x केजी वहां पे मिला दिए, ओके, x केजी चीनी मिला दिए। देखिए x केजी चीनी मिलाएंगे तो वो जो टोटल केजी भी, जो टोटल घोल का वजन भी बढ़ जाएगा, 300 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि हम x केजी चीनी वहां पे मिला दिए। तो 120 प्लस x डिवाइडेड बाय 300 प्लस x हो जाएगा। हम जब x किलो वहां पे मिलाने के बाद वो 50% हो गया। वो मिलाने के बाद 50% हो गया। 50% मतलब 1/2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये 240 प्लस 2x इक्वल टू 300 प्लस x, ओके। उसके बाद x 300 माइनस 240 तो 60 किलो। तो x का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 60 किलो। ये इसका सही तरीका है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका सही आंसर होगा 60 किलो। देखिए क्वेश्चन आया था कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? ओके, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? आप अपना कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए कि ये जो 6 लगातार संख्या का औसत 25 है, यानी जो बीच वाला संख्या होगा वो 25 होगा ना। लेकिन ये एक सम संख्या नहीं है, ये एक विषम संख्या है। यानी इसके ये वाला तरफ में 24 रहेगा और इस तरफ 26 रहेगा। ओके, अगला सम संख्या क्या है? 28। अगला सम संख्या क्या है? 30। और इस तरफ अगला सम संख्या क्या है? 22 और 20। ये है वो 6 लगातार सम संख्या जिनका औसत 25 है। ओके, हमें अभी निकालना है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है। यानी 30 और 20 के बीच में अंतर क्या है? 10। इसका सही आंसर होगा 10। बस आपको इसी तरह से करना है, कुछ भी फॉर्मूला नहीं, कुछ भी टेक्निक नहीं, आप जस्ट कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए अब अलजेब्रा के आए हुए 2 सवाल करते हैं। x इक्वल टू √3 प्लस √2 है, तो x प्लस 1/x क्या होगा? यानी ध्यान से देखिए इसको, x इक्वल टू √3 प्लस √2 है, तो 1/x यानी 1/√3 प्लस √2 क्या होगा? देखिए अगर हम इसको रैशनलाइज करें तो ऊपर भी √3 माइनस √2 पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी √3 माइनस √2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। और ऊपर क्या हो गया? √3 माइनस √2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 3 माइनस 2 1 होता है। ओके, तो 1/x का वैल्यू निकल गया हमारा √3 माइनस √2। देखिए x का वैल्यू है √3 प्लस √2, 1/x का वैल्यू है √3 माइनस √2। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए √2 माइनस √2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 2√3। ओके, √3 प्लस √3 2√3। एक्चुअली समझाने के लिए मैंने वो किया, लेकिन आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 1/x का वैल्यू √3 माइनस √2 होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है। हमारा नेक्स्ट सवाल है p प्लस क्यू इक्वल टू 10, पी क्यू इक्वल टू 5, तो p बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी क्या होगा? ये आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा। p बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी, ये हमको क्वेश्चन में पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा?
पी क्यू, उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे पी स्क्वायर प्लस, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा अभी बोथ साइड। ओके, इस तरफ भी स्क्वायर करते हैं, इस तरफ भी स्क्वायर करते हैं, तो क्या हो जाए देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता होगा, इक्वल टू 100। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा 100 माइनस 2pq। तो अब देखिए 100 माइनस 2pq, 100 माइनस 2pq यानी pq का वैल्यू है 5, 2pq का वैल्यू क्या होगा 10, तो 100 माइनस 10 क्या होगा 90। ओके 90 है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू है 90। यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो 90, और यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू क्या है 5 है, पी क्यू का वैल्यू है 5, तो 90/5 कितना होगा 18 इसका सही आंसर है। देखिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, नहीं तो और एक बार देख लीजिए। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी ही करना पड़ेगा ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो में लाइक कर दिया कीजिए। हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 2000 लाइक का। ओके, उम्मीद करता हूँ सब जल्द ही कर देंगे, आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा होगा। तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से, 6 और 12 इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। मान लीजिए 6a है और 12b है। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए किसी भी दो नंबर का b² करना है। ओके, b² करना है, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 डिवाइडेड बाय a/6। ओके, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 6 2 जा 12, 6 4 जा 24। ओके, 24 इसका सही आंसर है, थर्ड प्रोपोर्शन 24 होगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। a/b 2:9 है, b/c 7:6 है, तो c/a क्या होगा। चलिए ध्यान से देखिए, इसको करने के लिए भी मैंने एक तरीका बताया था, क्योंकि इसी तरह के सवाल तो रोज रिपीट हो रहा है ना। तो देखिए a/b/c आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद देखिए 2:9, a/b 2:9 है ना, तो b/c है 7:6। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, इस नंबर को रिपीट करना है। जो वैकेंट प्लेस सब हो गए, इस सबको रिपीट करके वहाँ पे लिखना है। मतलब यहाँ भी 7 लिखना है और यहाँ में 9 लिखना है, 9 9 7 7। अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। 14 7 9 जा 63, 9 6 जा 54। ओके, ये इसका सही आंसर है। 14:63:54, a/b/c है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा है c/a। c/a मतलब 54 डिवाइडेड बाय 14। अगर इसका हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा 27/7। 27/7 इसका सही आंसर है। a/b/c किसी काम को 440 रुपये में करने का ठेका ले लेते हैं, और उसके बाद a/b मिल करके 9/10 काम करते हैं, तो c का शेयर क्या होगा, मतलब c को कितना रुपया मिलेगा 440 रुपये में से। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। a/b ओके, उस काम का 9/10 यानी 10 पार्ट में से 9 पार्ट काम कर लिए, तो बचा कितना, एक पार्ट ही बचा, एक पार्ट बचा 10 में से, जो कि c ने कंप्लीट किया है। तो c कितना काम किया 1/10 काम किया। और दोस्तों आप तो जानते होंगे, जो जितना काम करता है उसको उतना पैसा मिलता है। c को कितना रुपये मिलेगा, c को टोटल रुपये में से यानी 440 रुपये में से सिर्फ 1/10 ही मिलेगा, यानी 440 इंटू 1/10 क्या होगा बताइए 44। ओके, 44 इसका सही आंसर है। तो समझ में आ गया ना। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि a और b को कितना रुपया मिलेगा। ओके, a और b को कितना रुपये मिलेगा 440 रुपये में से। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 तथा 3 शेष बचता है। वो संख्या क्या है, वो न्यूनतम संख्या क्या है। फ्रेंड्स, इसी तरह के सवाल को करने के लिए जिसमें कि न्यूनतम संख्या पूछा है, पहले क्या करना पड़ता है 4 5 6 का एलसीएम लेना पड़ता है, और उसके बाद ये 3 और इन 3 में कितने डिफरेंस है उसको माइनस करना पड़ता है। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं। अभी देखिए 4 5 6 इसका एलसीएम क्या होगा, ये 2 से गया तो 3 2, उसके बाद 3 2 जा 6 5 2 10 60। ओके, 60 इसका एलसीएम है, 60 एलसीएम है। उसके बाद देखिए 4 5 6 से अगर हम 1 2 3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 3 3 3। ये जो 3 आ रहा है ना, इसको इससे माइनस करना पड़ेगा अब। ओके, मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताया क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर होगा 60 - 3
यानी 57 इसका सही आंसर। सवाल देखते हैं। देखिए एचसीएफ और एलसीएम से 2 सवाल आए थे। दूसरा सवाल है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका एचसीएफ 4 है तो उसका एलसीएम क्या होगा। ओके, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। वो 2 संख्या जो है उनका रेशियो क्या है, उनका अनुपात क्या है, 3:4। आपको तो पता होगा कि किसी 2 संख्या का अनुपात को अगर हम उसका एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ओरिजिनल नंबर, वो जो 2 संख्या होते हैं ओरिजिनली वो निकल जाता है। तो यहाँ पे अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। इससे अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 12 और 16 हैं वो 2 संख्या। ओके, ये दोनों ओरिजिनल नंबर हैं। और अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। अगर हम 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 3 4 4 4 जा 16 3 जा 48। ओके, 48 इसका सही आंसर होगा। जिसने भी इसका 48 लगा करके आए हैं उनका सही होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपका एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर में थोड़ा वीक है कॉन्सेप्ट। ओके, उसको पहले क्लियर कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जो कि औसत यानी एवरेज वाला चैप्टर से आया हुआ है। 0 से 22 तक के बीच में सभी विषम पूर्णांक संख्या का औसत क्या होगा। तो पहले मुझे बताइए कि 0 से 22 के बीच में कितने विषम संख्या हैं। ओके, कितने विषम संख्या, ध्यान से देखिए। 0 से 10 के बीच में कौन कौन विषम संख्या है, 1 3 5 7 और 9। ओके, 5 विषम संख्या हैं। उसी तरह 10 से 20 के बीच में कितने विषम संख्या हैं, 5 विषम संख्या हैं। और दोस्तों और एक है 21। ओके, देखिए 20 और 22 के बीच में एक संख्या है 21। तो सब मिला करके हमारे पास विषम संख्या कितने हुए, 11 हुए। ओके, यानी 0 से 22 के बीच में कितने विषम संख्या हैं, 11 विषम संख्या हैं। आपको तो ये फॉर्मूला पता होगा कि पहले 10 विषम संख्या का औसत वही 10 ही होता है। पहले 13 14 15 विषम संख्या का वही 13 14 15 ही होता है। यानी यहाँ पे क्या होगा, पहले 11 विषम संख्या का औसत क्या होगा, वही 11 ही होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एवरेज का एक सब्ट्रिक्स का वीडियो बनाया था, उसमें सब कुछ है, उसको जाकर के देख लीजिए। पूरा कंसेप्ट के साथ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम अगला सवाल करते हैं। एक मिश्र धातु में 12% कपर है तो 69 kg कपर पाने के लिए कितना मिश्र धातु चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक मिश्र धातु में 12% का कपर होता है तो 69 kg कपर निकालने के लिए हमें कितना मिश्र धातु चाहिए। मान लीजिए इस x kg मिश्र धातु से 69 kg कपर निकलेगा। तो x kg का 12%, ओके, x kg का 12% 69 होगा। क्यों, क्योंकि 12% कपर होता है। तो देखिए x = 69/100 डिवाइडेड बाय 12। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। उसके बाद इसको कैंसिल करेंगे तो 25, 23 × 25 हमारा आंसर है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 575 इसका सही आंसर होगा। ओके, 575। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आया है टाइम एंड वर्क चैप्टर से। P का कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी Q से 3 गुनी है। यदि किसी काम को करने के लिए P को लगते हैं 12 दिन तो उसी काम को करने के लिए Q को कितने दिन लगेंगे। ये सवाल आया था। दोस्तों अगर आपको सवाल ठीक से समझ में आया होगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि Q को उसी काम को करने के लिए 36 डेज लगेंगे। ये कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, P का एफिशिएंसी Q से 3 गुना है। ओके, P का एफिशिएंसी Q से 3 गुना है। ये एफिशिएंसी यानी पावर है। Q से 3 गुना पावरफुल, इसका मतलब क्या है, यानी अगर P को किसी काम को करने के लिए 1 दिन लगते हैं तो Q को उसी काम को करने के लिए 3 दिन लगेंगे। क्यों, क्योंकि P का पावर, ओके, P Q से 3 गुना पावरफुल है। जिसका पावर ज़्यादा होता है उसको उतने कम दिन लगते हैं। Q का पावर P से 3 गुना कम है। ओके, 3 गुना कम है, इसलिए Q को उससे 3 गुना ज़्यादा टाइम लगेंगे। ये टाइम है। ध्यान से देखिए, P को उसी काम को करने के लिए कितने दिन लगते हैं, 12 दिन। तो Q को उसी काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, उससे 3 गुना लगेगा। 3 गुना मतलब 36 दिन लगेगा। इसका सही आंसर होगा 36 दिन। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राज और प्रेम विपरीत दिशा में क्रमशः 3 km/h 2 km/h में चलते हैं तो 2 घंटे के बाद उनके बीच में कितनी दूरी होगी। देखिए कितना आसान सवाल है। मान लीजिए ये राज है और ये प्रेम है। ओके, मान लीजिए ये राज है, प्रेम है। ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है विपरीत दिशा में जाएंगे। ये राज का स्पीड क्या है, 3 km/h और इसका स्पीड क्या है, 2 km/h। ये 2 घंटे के बाद इस तरफ 6 किलोमीटर चला जाएगा, 6 किलोमीटर। और ये 2 घंटे के बाद इस तरफ कितने चला जाएगा,
1 घंटा में जाता है 2 किलोमीटर, तो 2 घंटे में जाएगा 4 किलोमीटर। तो 2 घंटे के बाद इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, 6 + 4 10 किलोमीटर। ओके, 10 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन आया था